पुलिस का काम होता है आम लोगों को सुरक्षा देना। समाज में वैसे लोग जो अपराधी किस्म का उन्हें पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाना। पर ज़रा सोच करके देखिए कि अगर पुलिस अपराधियों को पकड़ने के बजाय खुद ही अपराध करने लगे तो आम पब्लिक का क्या होगा। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है। एक खुद पुलिस वाला ही अपने मंसूबों को कामयाब करने के लिए एक ऐसा जाल बिछाता है जिस केस को सॉल्व करने में लगभग 2 सालों का समय लग जाता है। लेकिन पुलिस जब 2 सालों बाद इस केस का खुलासा करती है तो एक ऐसा सच्चाई सामने निकल कर आता है जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। नमस्कार, आदाब, मैं हशमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है भारत की राजधानी दिल्ली शहर की। दिल्ली का एक इलाका पड़ता है मुखर्जी नगर और इसी मुखर्जी नगर थाने में पोस्टेड है सुरेंद्र राणा। सुरेंद्र जिसकी उम्र है लगभग 42 साल, जो हेड कांस्टेबल है। वैसे तो सुरेंद्र दिल्ली के आलीपुर गांव का रहने वाला है। बात कर रहा हूं मैं साल 2021 के सितंबर महीने की। हर रोज़ की तरह सुरेंद्र जब एक दिन अपने ड्यूटी में जाता है, थाने पे जब पहुंचता है तो उस दिन थाने में सुरेंद्र की मुलाकात एक महिला से होती है जो देखने में बेहद ही खूबसूरत। सुरेंद्र जब उस महिला की खूबसूरती को देखता है अपने आप को नहीं रोक पाता है और जाकर उस महिला से पूछताछ करता है। सुरेंद्र उस महिला से कहता है कि मैंने आपको आज से पहले यहाँ कभी नहीं देखा है। इस पर महिला जवाब देती है कि मेरा नाम मोनिका यादव है। मोनिका जिसकी उम्र है लगभग 26 साल, जो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की रहने वाली है। मोनिका सुरेंद्र से कहती है कि मैं कल ही इस थाने में ज्वाइन की हूँ एज ए कांस्टेबल। मोनिका जो मुखर्जी नगर के एक पीजी में रहती है और साथ ही साथ आईएएस की तैयारी कर रही है। मोनिका जैसे ही अपने बारे में सुरेंद्र से बताती है, सुरेंद्र भी अपना परिचय मोनिका को देता है, जिसकी वजह से सुरेंद्र और मोनिका के बीच में दोस्ती हो जाती है। दोनों के बीच में जब दोस्ती हो जाती है, दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। धीरे धीरे समय गुजरना शुरू होता है। लेकिन जैसे ही लगभग 5 से 6 महीने का समय गुजरता है, सुरेंद्र को मोनिका से प्यार हो जाता है। सुरेंद्र को जब मोनिका से प्यार हो जाता है, अब सुरेंद्र मोनिका के बगैर नहीं रह पाता है। इसलिए एक दिन सुरेंद्र अपने दिल की बात मोनिका से कह देता है। सुरेंद्र जब अपने प्यार का इजहार मोनिका से करता है, इसे सुनकर मोनिका को भी बड़ा अजीब सा लगता है। मोनिका कोई जवाब नहीं देती है क्योंकि सुरेंद्र और मोनिका के बीच उम्र का लगभग 15 साल का फासला होता है। मोनिका जब कोई जवाब नहीं देती है, इस पर सुरेंद्र मोनिका को कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे प्यार ही नहीं करता हूँ बल्कि शादी भी करना चाहता हूँ। सुरेंद्र मोनिका से कहता है कि मेरे पास ढेरों सारी धन दौलत ही नहीं है बल्कि आलीपुर गांव में एक बहुत ही खूबसूरत बंगला भी है। याद रखना, अगर तुमने मुझसे शादी कर लिया है तो मैं तुम्हें रानी बना करके रखूँगा। सुरेंद्र जब मोनिका से शादी करने की बात कहता है, इस पर मोनिका कहती है कि मुझे थोड़ा सा सोचने के लिए वक्त चाहिए। सुरेंद्र उसे समय दे देता है। मोनिका जो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की रहने वाली है। मोनिका के पिता का नाम है ब्रह्मपाल। ब्रह्मपाल जो उत्तर प्रदेश पुलिस में ही एसआई रह चुके हैं, लेकिन कुछ साल पहले ही शहीद हो चुके हैं। मोनिका की एक बड़ी बहन है तपस्या। मोनिका अब सुरेंद्र के बारे में अपनी बड़ी बहन तपस्या से बताती है। शादी की जब बात कहती है, तपस्या कहती है कि तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं करोगी ये बात की बात है, लेकिन मेरी पहले सुरेंद्र से मुलाकात कराओ। मुलाकात कराने की जब बात कहती है, मोनिका इस बारे में सुरेंद्र से कहती है कि तुम्हें मेरी बहन से मिलने के लिए मेरे पैतृक गाँव बुलंदशहर चलना पड़ेगा। सुरेंद्र मोनिका के साथ बुलंदशहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। मोनिका जब सुरेंद्र को लेकर के अपनी बहन के पास जाती है, इधर तपस्या जब सुरेंद्र को देखती है, उसे सुरेंद्र पसंद आ जाता है। इसीलिए तपस्या अब दोनों की शादी करने की मंजूरी दे देती है। इधर मोनिका और सुरेंद्र को शादी की मंजूरी जैसे ही मिल जाती है, दोनों एक दूसरे के साथ जहाँ तहाँ घूमना शुरू कर देते हैं। पर जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, 9 सितंबर 2021 को सुबह सुबह सुरेंद्र मोनिका से मुलाकात करने के लिए मुखर्जी नगर उसके पीजी हाउस पे जाता है। लेकिन अभी रास्ते में ही था, तभी मोनिका की बहन तपस्या सुरेंद्र के नंबर पे फ़ोन करती है। तपस्या सुरेंद्र से कहती है कि मैं कई घंटों से मोनिका के नंबर पे फ़ोन कर रही हूँ, लेकिन उसका नंबर लगातार स्विच ऑफ बता रहा है।
तुम जा कर के देखो और मेरी उससे बातचीत कराओ। जैसे इस तरह की बात कहती है, सुरेंद्र कह रहा है कि मैं रास्ते में हूँ, उससे मिलने ही जा रहा हूँ। सुरेंद्र जब मोनिका से मिलने के लिए उसके पीजी हाउस पे जाता है तो देखता है कि उसके घर के बाहर दरवाजे पे ताला लगा है। पड़ोसियों से जब पूछताछ करता है तो एक महिला कहती है कि मोनिका कल से ही नहीं दिखाई दे रही है। पड़ोसी जैसी इस तरह की बातें सुरेंद्र से कहती है, सुरेंद्र अब ये सारी बातें मोनिका की बड़ी बहन तपस्या को बताता है। उसके बाद से सुरेंद्र अब मोनिका की हर जगहों पर तलाश करना शुरू कर देता है। सुरेंद्र अपनी तमाम कोशिश कर लेता है, पूरे दिन का वक्त गुजर जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी मोनिका का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। इसीलिए सुरेंद्र अब तपस्या के नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है कि दीदी आप दिल्ली आ जाओ, हम दोनों चल करके थाने में मोनिका के गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। जैसे इस तरह की बात कहता है, उधर तपस्या भी चलकर दिल्ली में पहुंच जाती है और फिर 20 सितंबर 2021 को दोनों मुखर्जी नगर थाने में ही जाकर मोनिका का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस गुमशुदगी का रिपोर्ट तो दर्ज कर लेती है, साथ ही साथ मोनिका का तलाश करना शुरू कर देती है। इधर पुलिस अभी मोनिका की तलाश कर ही रही थी, तभी लगभग 3 दिन के बाद तपस्या के नंबर पर एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला व्यक्ति कहता है कि क्या आप मोनिका बोल रही हैं? इस पर तपस्या कहती है कि नहीं, मैं उसकी बड़ी बहन तपस्या बोल रही हूँ। फ़ोन करने वाला व्यक्ति कहता है कि दरअसल मैं देहरादून के एक होटल से बात कर रहा हूँ। कुछ दिन पहले मोनिका अपने पति के साथ इस होटल में ठहरने के लिए आई थी, लेकिन मैडम जब यहाँ से वापस गई तो उनका कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रह गया है। होटल मैनेजर जैसी इस तरह की बातें तपस्या से कहता है, इसे सुनकर तपस्या को अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है। तपस्या सोच में पड़ जाती है कि मोनिका ने बिना बताए शादी कैसे कर लिया। तपस्या इस बारे में जब सुरेंद्र से बताती है, सुरेंद्र कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ देहरादून चलता हूँ। दोनों जब जा कर के देहरादून होटल में उस होटल मैनेजर से मुलाकात करते हैं तो होटल मैनेजर कहता है कि मोनिका मैडम अपने पति के साथ आई थी, लेकिन उनका कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे छूट गया है, जिसमें उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक पुलिस का कार्ड भी है। वो सारा डॉक्यूमेंट्स लाकर तपस्या को देता है। तपस्या होटल मैनेजर से कहती है कि मुझे मोनिका के पति का नाम जानना है, क्या उसका नाम बता सकते हो? होटल मैनेजर जब अपना डिटेल्स चेक करता है तो डिटेल्स चेक करके कहता है कि मैम, मोनिका के पति का नाम है अरविंद कुमार। जैसे इस तरह की बातें कहता है, ये सुन करके सुरेंद्र को काफ़ी गुस्सा आता है। सुरेंद्र वहीं पे तपस्या के सामने अपनी हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है और तपस्या को समझाते हुए कहता है कि इस बारे में किसी को कुछ मत बताना, कभी ये मत बताना कि मोनिका ने भाग करके अपने आशिक से शादी कर लिया है, क्योंकि सब जानते हैं कि मैं मोनिका से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। अगर लोगों को मालूम चलेगा तो इससे मेरी काफ़ी बदनामी होगी। तपस्या सुरेंद्र की बात मान लेती है, लेकिन दोनों जब वापस दिल्ली थाने में पहुँचते हैं, जा करके जब मुखर्जी नगर थाने में रिपोर्ट करते हैं, इधर पुलिस को जब मालूम चलता है कि मोनिका अपने आशिक के साथ भाग करके शादी कर ली है, पुलिस भी उस केस फाइल को बंद कर देती है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है, लेकिन तपस्या को अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है कि उसकी बहन उसको बिना बताए कैसे शादी कर ली है। पर जैसे ही 1 सप्ताह का समय गुजरता है, एक दिन मोनिका का पति अरविंद कुमार तपस्या के नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है कि हम दोनों ने शादी कर लिया है और हम गुड़गांव में हैं, हमें ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि हम दोनों बेहतर तरीके से हैं। अरविंद जैसे इस तरह की बातें तपस्या से कहता है तो तपस्या कहती है कि मेरी बात मोनिका से कराओ। अरविंद कहता है कि मोनिका अपने घर वालों से बातचीत नहीं करना चाहती है। उसके बाद फ़ोन कट कर देता है। इधर तपस्या को जब मालूम चलता है कि वाकई में मोनिका ने जब शादी करके गुड़गांव में अपना जीवन व्यतीत कर रही है, तपस्या भी उसे लगभग भूल जाती है। तपस्या इंतज़ार करने लगती है कि जब मोनिका को मन करेगा वापस वो ज़रूर घर आएगी। धीरे धीरे लगभग 2 साल का समय गुजर जाता है, लेकिन जैसे ही साल 2023 का सितंबर महीना आता है, 2 साल का समय गुजर जाता है। मोनिका जब घर वापस नहीं आती है, ना ही अपनी बहन से जब कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, इस वक्त तपस्या को डर सताने लगता है। तपस्या को लगता है कि शायद मोनिका के साथ कुछ गलत ना हो गया हो। इसीलिए साल 2023 के सितंबर महीने में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर अमित अरोड़ा से जाकर मुलाकात करती है और मोनिका की पूरी कहानी बताती है। तपस्या कमिश्नर से कहती है कि साहब, मोनिका को कहीं से भी ढूंढ लाइए, दरअसल मुझे डर लग रहा है कि शायद मोनिका के साथ कुछ गलत ना हो गया हो।
जैसे इस तरह की बातें दिल्ली पुलिस कमिश्नर से कहती है, पुलिस अब मोनिका को ढूंढने के लिए एक टीम का गठन करती है। पुलिस अब मोनिका को ढूंढने के लिए सबसे पहले देहरादून उस होटल में जाती है और जा कर के होटल मैनेजर से कहती है कि जिस दिन मोनिका अपने पति के साथ इस होटल में आई थी उस दिन का हमें सीसीटीवी रिकॉर्ड चाहिए। होटल मैनेजर सारी रिकॉर्डिंग निकाल करके पुलिस को दे देता है। पुलिस उस रिकॉर्डिंग को लेकर वापस जब आती है, आकर के उस रिकॉर्ड को तपस्या को दिखाती है और साथ ही साथ तपस्या से पूछती है कि देख करके बताओ क्या यही मोनिका है ना। लेकिन तपस्या जब उस सीसीटीवी रिकॉर्ड को देखती है, खास करके जब उस लड़की को देखती है, तो तपस्या कहती है कि साहब ये मोनिका नहीं है। तपस्या जब मोनिका को पहचानने से इनकार कर देती है, अब पुलिस भी इस केस को काफ़ी सीरियस तरीके से लेती है। दरअसल पुलिस को भी लगता है कि शायद मोनिका के साथ कुछ गड़बड़ हुआ है। पुलिस तपस्या से कहती है कि मोनिका के पति अरविंद ने जिस नंबर से तुम्हें फ़ोन किया था वो नंबर हमें दो। तपस्या जब वो नंबर पुलिस को देती है, पुलिस उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी राजपाल के नाम पर रजिस्टर्ड है जो दिल्ली शहर का ही रहने वाला है। पुलिस को जैसे ही राजपाल का डिटेल्स मिल जाता है, पुलिस राजपाल के घर पे जाती है और जाकर उसे अपने कस्टडी में ले लेती है और फिर राजपाल से मोनिका के बारे में पूछताछ करती है। इस पर राजपाल कहता है कि साहब वो नंबर मेरे नाम पर रजिस्टर्ड तो है, लेकिन नंबर मैं नहीं चलाता हूँ, बल्कि ये नंबर मैंने अपने एक दोस्त रोबिन को दिया है। रोबिन का एड्रेस जैसे ही राजपाल देता है, पुलिस रोबिन के घर पे जाती है और जाकर रोबिन को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। लेकिन पुलिस जब रोबिन को अपने कस्टडी में लेकर आती है तो मालूम चलता है कि रोबिन वही लड़का है जो मोनिका के साथ उस सीसीटीवी में देहरादून के होटल में दिखाई देता है। पुलिस जैसे ही रोबिन को अब अपने कस्टडी में लेती है, पुलिस अब रोबिन से मोनिका के बारे में पूछताछ करती है। लेकिन पुलिस जैसे ही रोबिन के ऊपर सख्ती दिखाना शुरू करती है, रोबिन सुरेंद्र राणा का नाम बता देता है। पुलिस जैसे ही सुरेंद्र राणा का नाम सुनती है, अब पुलिस सुरेंद्र को अपने कस्टडी में ले लेती है और फिर सुरेंद्र से मोनिका के बारे में पूछताछ करती है। सुरेंद्र बिना किसी सख्ती दबाव के तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। सुरेंद्र पुलिस वालों से कहता है कि साहब मोनिका की 2 साल पहले ही हत्या कर दी गई है। लेकिन सुरेंद्र जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद मोनिका की बहन तपस्या को भी अपने कानों पे यकीन नहीं होता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 2 साल पहले, जब सुरेंद्र और मोनिका को दोस्ती नहीं होता है, बल्कि दोनों को जब शादी करने का मंजूरी मिल जाता है, दोनों एक साथ जब समय गुजारने लगते हैं। मोनिका इधर सुरेंद्र से शादी करने से पहले एक दिन आलीपुर गांव में उसका घर देखने के लिए जाती है। लेकिन आलीपुर जब गांव में पहुंचती है, चूँकि मोनिका सुरेंद्र का घर तो नहीं देख पाई थी, आलीपुर गांव में पहुंचने के बाद सुरेंद्र के नंबर पे फ़ोन करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे एरिया में आई हूँ, क्यों ना मैं चलकर तुम्हारा घर देख लेती हूँ। मोनिका जैसे इस तरह की बातें सुरेंद्र से कहती है, ये सुनकर सुरेंद्र एकदम से डर जाता है, क्योंकि सुरेंद्र ने मोनिका से बहुत सारा झूठ बोला था। दरअसल सुरेंद्र जो ऑलरेडी शादीशुदा ही नहीं था, बल्कि उसके 2 बच्चे भी थे। सुरेंद्र को जैसे ही मालूम चलता है कि मोनिका उसके इलाके में पहुंच चुकी है, सुरेंद्र मोनिका से कहता है कि तुम जहां पे हो वहीं पे ठहरो, मैं अभी वहां पे आ रहा हूं। सुरेंद्र मोनिका से मिलने के लिए जब रवाना होता है, रास्ते में ही तरह तरह की बात सोच करके वो डरने लगता है। सुरेंद्र को लगता है कि मोनिका को जब सच्चाई मालूम चलेगा, उसे बुरी तरीके से फंसा देगी। सुरेंद्र को अब अपना भविष्य खतरे में नज़र आने लगता है। सुरेंद्र के लिए अब मोनिका अपने रास्ते का रोड़ा बन जाती है। इसीलिए सुरेंद्र रास्ते में ही आनन फानन में मोनिका को इस दुनिया से हटाने के लिए तय कर देता है। सुरेंद्र मोनिका को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाता है। जब मोनिका के पास जाता है, उसे अपने घर नहीं ले जाता है, बल्कि अपनी गाड़ी में बिठाकर वहाँ से रवाना होता है और गाड़ी को लेकर के सीधे बुरारी के यमुना पुस्ता इलाके में चला जाता है। बुरारी के पुस्ता इलाके में जाकर एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोक देता है। मोनिका को अपनी सारी सच्चाई भी नहीं बताता और बिना सच्चाई बताए ही उसी गाड़ी के अंदर मोनिका के गला दबाकर हत्या कर देता है। उसके बाद से मोनिका की डेड बॉडी को वहीं पे एक गड्ढा खोद करके उसमें डालकर मिट्टी भर देता है। उसके बाद से सुरेंद्र जब अपने घर पे आता है, अब अपने आप को बचाने के लिए एक और तरकीब बनाता है।
इधर तपस्या जब सुरेंद्र के नंबर पर फ़ोन करती है, मोनिका के बारे में पूछताछ करती है, तो सुरेंद्र तपस्या से कह देता है कि मोनिका कहीं गायब हो चुकी है। उसके बाद से सुरेंद्र अब ये सारी सच्चाई रोबिन से बताता है। रोबिन कोई और नहीं बल्कि सुरेंद्र का ही साला है। सुरेंद्र जब अपनी सारी सच्चाई रोबिन से बताता है, रोबिन भी सुरेंद्र का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। सुरेंद्र एक कॉल गर्ल को लेकर के आता है और रोबिन के साथ उस लड़की को देहरादून के होटल में भेजता है और साथ ही साथ मोनिका के कुछ आईडी प्रूफ भी रोबिन को दे देता है और रोबिन से कहता है कि इस लड़की को लेकर के जब होटल में जाओ तो इसे अपनी पत्नी बताना और इसका नाम मोनिका बताना, लेकिन जब तुम होटल से बाहर निकलना तो ये मोनिका के कुछ आईडी प्रूफ वहीं पे छोड़ देना। रोबिन बिल्कुल वैसे ही करता है जैसे सुरेंद्र कहता है, लेकिन जैसे ही उधर से होटल मैनेजर तपस्या के नंबर पे फ़ोन करता है, बुला करके मोनिका का आईडी प्रूफ देता है, मोनिका ये तो मान लेती है कि उसकी बहन ने शादी कर ली है, लेकिन उसे कभी यकीन ही नहीं होता है कि वो घर वापस नहीं आएगी। उसके बावजूद भी तपस्या अपनी बहन की तलाश करना शुरू करती है। इधर जब सुरेंद्र को मालूम चलता है कि तपस्या अस्थिर नहीं बैठने वाली है, एक सप्ताह बाद फिर से रोबिन से कहता है कि तुम तपस्या के नंबर पर फ़ोन करो और उसे कहो कि मैं मोनिका के साथ गुड़गांव में रह रहा हूँ। रोबिन बिल्कुल वैसे ही करता है। एक सप्ताह बाद फ़ोन करके जब तपस्या से कहता है, तपस्या भी अस्थिर हो जाती है। लेकिन 2 साल के बाद भी जब मोनिका घर पे वापस नहीं आती है, तब जाकर के तपस्या को कुछ अटपटा सा लगता है। जा कर के दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करती है और मोनिका के बारे में बताती है। 2 साल बाद पुलिस जब इस केस की छानबीन करना शुरू करती है, तब जा कर के इस केस का खुलासा होता है। वाकई में सुरेंद्र जब यह पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस सुरेंद्र के तहरीर पे उसके दोनों साथियों को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन सब पे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हो? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।